राइट अंडर दिल्ली टोपरा इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। यह है अभिलेख अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख के ठीक नीचे लिखा हुआ है। दिस इंस्क्रिप्शन इज रिटन या एनग्रेव्ड, ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, खुदा हुआ है। दिस इंस्क्रिप्शन इज एनग्रेव्ड राइट अंडर दिल्ली टोपरा इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख के ठीक नीचे लिखा हुआ है। अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख के ठीक नीचे लिखा हुआ है। दिल्ली टोपरा अभिलेख के ठीक नीचे लिखा हुआ। कौन सा अभिलेख? दिल्ली से वाले। कौन सा? दिल्ली से। ऊपर किसका है? अशोक का। अशोक वाले का क्या नाम है? दिल्ली टोपरा। नीचे वाला किसका है? विगराज का। उसका नाम क्या है? दिल्ली। ये हमारे नाम दिए, वो नहीं रख के गया, अशोक नहीं रख के गया, इसका नाम टोपरा बोलो, इसका नाम वो तो लगा के गया। हमने कहा भाई हमें कैसा पता चले ये अभिलेख कौन सा? जहां से मिला वो अभिलेख है। टोपरा गांव से मिला इसलिए क्या कह दिया? टोपरा। शिवालिक की पहाड़ियों में वो गांव, इसलिए नाम कह दिया शिवालिक। लेकिन मिले अपने को दिल्ली से थे। अपने को तो कहां से मिले? दिल्ली से। तो हमने कहा ऊपर वाले का नाम दे दो दिल्ली टोपरा, नीचे वाले को दे दो दिल्ली। मिला दिल्ली से था पर है टोपरा का, मिला दिल्ली से था पर है कौन सी पहाड़ियों का? तो ऊपर वाला दिल्ली टोपरा, नीचे वाला दिल्ली शिवालिक। ऊपर वाला अशोक का, नीचे वाला विग्रहराज चतुर। विग्रहराज बड़ी गजब जानकारी देता है। विग्रहराज इसके अंदर लिखता है, एक लाइन लिखता है। विग्रहराज कहता है कि मैंने तुर्कों को मार मार के अटक नदी के पार भगा दिया। कौन सी नदी के पार भगा दिया? सुनना मेरी बात, बड़े ध्यान देने वाली सी बात है। मैंने तुर्कों को मार मार के कौन सी नदी के पार भगा दिया? अटक नदी के पार भगा दिया है। वो वापस लिखता है, भारत को बोलते थे आर्यावर्त। क्या बोलते? मैंने आर्यावर्त से समस्त मल्लेच्छों को भगा दिया। समस्त किसको भगा दिया? मल्लेच्छ मतलब नीच लोग, बुरे लोग, जो हमारी संस्कृति को फॉलो नहीं करते, उनको हम क्या बोला करते थे? मल्लेच्छ। क्या बोलते? मल्लेच्छ। मल्लेच्छ मतलब बुरे लोग जो हमारी संस्कृति को फॉलो नहीं करते हैं। हमारी संस्कृति को फॉलो नहीं करते मतलब वो मूर्तियों को तोड़ देते हैं, है ना, वो गायों को काटते हैं, वो हमारे यहाँ के यज्ञों को भ्रष्ट कर देते हैं। ऐसे लोग हमारे नहीं है, वो बाहर के लोग हैं। और मैंने उनको मारपीट के कौन सी नदी के पार भगा दिया? अटक। कौन सी नदी के? अटक। मैं चाहता हूं मेरे आने वाले वंशज भी उनको अटक नदी पार ना करने दें। मैं चाहता हूं कि मैंने आने वाले वंशज भी उनको अटक नदी पार, क्योंकि यदि वो अटक नदी पार कर गए तो किस में घुस जाएंगे? आर्यावर्त में। आर्यावर्त में घुस के हमारी संस्कृति को क्या कर देंगे? भ्रष्ट। हमारी संस्कृति को भ्रष्ट होने से बचाने के लिए जरूरी है कि मल्लेच्छ कौन सी नदी के पार पार रहे। इसका मतलब आर्यावर्त कहां तक था? कहां तक था? अटक। अटक नदी तक था। आर्यावर्त मतलब क्या हो गया? भारत। अटक नदी पाकिस्तान में एक प्रांत पड़ता है। पाकिस्तान में एक नदी जाती है आपके, सिंधु। कौन सी नदी? सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, उसका नाम क्या है? अटक। क्या नाम है? अटक। सिंधु नदी इधर आगे तिब्बत की तरफ से आती है, अपने भारत के अंदर पूरी पहाड़ों 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 के अंदर चलती है, पाकिस्तान के अंदर नीचे पहाड़ों में चलती है, फिर पाकिस्तान में जहां पर पहली बार मैदान में आती है, उस मैदान का नाम है अटक का मैदान। क्या नाम है उसका? नाम अटक का मैदान इसलिए कि वहां से एक छोटी सी नदी आगे सिंधु में मिलती है, छोटी सी नदी का नाम क्या है? अटक। अटक की नदी का मैदान, इसलिए नाम क्या आ गया उसका? तो अटक नदी सिंधु की एक सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सिंधु। इंडस, जो अपने इंडस रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है, सिंधु की एक सहायक नदी है, उसका नाम क्या है? अटक। और अटक को हम भारत की सीमा मानते थे। अटक को क्या मानते थे? भारत की। हम ये मानते अटक तक भारत है, अटक से आगे जो है वो मल्लेच्छ रहते हैं। अटक से आगे कौन रहते हैं? मल्लेच्छ। मल्लेच्छ मतलब वे लोग जो हमारी संस्कृति को फॉलो, वो मूर्ति पूजा नहीं करते, वो गाय की पूजा नहीं करते, वो हमारी किताबों को नहीं मानते, हमारी किताबें फाड़ देते हैं, अलग प्रकार के लोग रहते हैं, उनको इस तरफ आने देना। तो विग्रहराज करता है कि मैंने तुर्कों को या मल्लेच्छों को मार मार के कौन सी नदी के पार भगा दिया। बात भी सही, उसने गजनी की खुसरो शाह को हराया। किसको हराया? गजनी के। तो हो सकता है गजनी खुसरो शाह को हरा के वो कहां तक छोड़ गया हो? अटक तक छोड़। कहां तक छोड़ गया? अटक। विग्रहराज का टाइम पीरियड क्या है? 1153। क्या है? 1100। और सुनना आगे, अब मैं आगे बूंदी पढ़ाऊंगा, तब बूंदी में एक राजा पढ़ाऊंगा आपको, सुरजन। कौन राजा पढ़ाऊंगा? तो मैंने बताया था कल्ला रायमलोत ने सुरजन की बेटी बहन कंवर से सगाई कर ली थी, बातें बताई थी जनाब। तो बूंदी का राजा कौन हुआ था? सुरजन। तो मैं कह रहा हूं सुरजन अकबर के दरबार में रहता है, इसका मतलब सुरजन ने अकबर से क्या कर रखी है? संधि। तो उसने जब अकबर से संधि की थी ना, तो अकबर से एक लाइन लिखवाई थी। भाई संधि का मतलब क्या होता था? कि जो भी राजा संधि करेगा वो हमारे दरबार में आएगा, और हम जहां भेजेंगे उसको वहां लड़ने के लिए जाना पड़े। हम देखो पढ़ रहे हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह लड़ने के लिए कंधार चला गया था। हम पढ़ रहे हैं कि जो आपके कोई राय सिंह लड़ने के लिए साउथ इंडिया चला गया, अनूप सिंह लड़ने के लिए साउथ इंडिया चला गया, इसलिए माही मराठी की उपाधि मिली। जहां मुगल भेजते वहां लड़ने के लिए जाना पड़ता, क्योंकि अब राजा कैसे बनने लगे थे? अपने मुगल आश्रित। कैसे राजा थे?
सुरजन जब संधि करता है, सुरजन संधि में लिखवाता है कि जहां अकबर कहेगा वहां मैं लड़ने के लिए जाऊंगा, पर मैं अटक नदी क्रॉस नहीं करूंगा। क्या क्रॉस नहीं करूंगा? अटक नदी को क्रॉस, क्योंकि अटक नदी क्रॉस जाने के बाद धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उधर मल्लेच्छ रहते हैं, मैं मल्लेच्छों के बीच में जाना नहीं चाहता हूं। ये संधि हो रही है उनकी 1569 में। कब हो रही है? 1500। इसका मतलब अपने यहाँ के लोग अटक नदी को पार करना अच्छा समझते कि अटक नदी क्रॉस नहीं करनी, क्योंकि हमारा देश कहां तक है? अटक। अटक के पार चले जाएंगे तो हमारा धर्म क्या हो जाएगा? भ्रष्ट। तो न तो भ्रष्ट लोगों को इधर आने दो, ना अपने उधर जाओ। अब आगे बात सुनना। अब अकबर के भी कोई 100 साल 150 साल बाद में एक राजा बन रहा है आगे, औरंगजेब। कौन बन रहा है? औरंगजेब चाहता है कि पूरे भारत के अंदर ही उसकी सत्ता स्थापित हो जाए, इसलिए उसके दिमाग में है क्यों ना यार सबको मुसलमान बना दिया जाए, सारे एक ही धर्म में हो जाएंगे तो मेरा विरोध करने वाला भी कोई बचेगा नहीं। पर हमने पढ़ा कि अजीत सिंह दलथम्बन को 30 साल तक कहता रहा कि मुसलमान बन जाओगे तो मैं राजा बना दूंगा, वरना राजा बनाऊंगा। मूर्तियां तोड़ने जितने काम वो कर सकता था सारे करने लग ही गया था। तो औरंगजेब के एक बार दिमाग में आया कि यार सारी जनता को मुसलमान बनाने के लिए क्या किया जाए। उसके दिमाग में आया कि यदि मैं सारे राजाओं को मुसलमान बना दूं तो जनता अपने आप क्या बन जाएगी, क्योंकि उस टाइम यह था यथा राजा, जैसा राजा होगा वैसी क्या होगी? प्रजा। अपने यहाँ के राजा हिंदू थे तो राजाओं की पब्लिक ज्यादातर कौन रहेगी? हिंदू रहेगी। तो उन्होंने कहा कि अपने ऐसे करते हैं, तो क्या किया जाए सबको एक साथ बनाने के लिए? तो कहा इनको अटक क्रॉस करवा दो। क्या क्रॉस करवा दो? और ये इस बात को इतना ज्यादा मानते हैं कि अटक क्रॉस करते ही खुद ही मान लेंगे कि हमारा धर्म क्या हो गया? भ्रष्ट। और फिर थोड़ा बहुत ही कहेंगे तो हुआ जाएगा। तो हिंदू राजाओं को, अपने राजस्थान वालों को ज्यादातर को यहां से इकट्ठा करके लेके गया कि अपने उधर लड़ने के लिए चलेंगे, और अटक के पास ले गया। कहां ले गया? और वहां जाके कहा कि कल अपने अटक क्रॉस करेंगे। तो वहां इन लोगों में आपस में बातचीत हुई कि यार एक साथ सबको अटक क्रॉस करवा रहा है, क्या बात है? तो किसी ने इनको आके बताया कि एक साथ क्रॉस इसलिए करवा रहा है क्योंकि ये तुम लोगों को उधर ले जाके धर्म भ्रष्ट करके मुसलमान बनाना चाहता है। अब क्या किया जाए? औरंगजेब को यहाँ मना करेंगे तो औरंगजेब की सेना ज्यादा है, अपनी सेना एक प्रकार से कम है, तो यहाँ तो पार भी नहीं पड़नी है अपनी। क्या किया जाए? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने दिमाग लगाया। मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब के पास गया, उसने जाके कहा कि हम कल अटक क्रॉस नहीं करेंगे, कल तो तू क्रॉस कर ले, हम परसों क्रॉस करेंगे। तो उसने कहा क्यों परसों क्यों करोगे तुम, कल क्यों नहीं करोगे? तो कहा कल मेरे ना आज पोता हुआ है, जयपुर से अभी भी आमेर से समाचार है कि मेरे पोता हुआ है, तो कल हम हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे। क्या करेंगे? यज्ञ। यज्ञ करेंगे। तो कल हमारे पार्टी है, छोटी मोटी यज्ञ करेंगे, कुछ शुभ काम होता है, हम पूजा अर्चना करते हैं हमारी, तो कल हम यज्ञ वगैरह करेंगे, परसों हम आ जाएंगे। हाँ तू भी यदि यज्ञ में बैठना चाहे। उसने कहा बकवास मत करो, मैं कोई यज्ञ वज्ञ में नहीं बैठूंगा। तो वो यज्ञ में बैठना नहीं चाहे तो कहा ठीक है मैं कल क्रॉस कर लेता हूं, तुम परसों क्रॉस कर लेना। औरंगजेब अगले दिन अपनी पूरी सेना लेके अटक क्रॉस कर गया। अब उसने उसके अगले दिन अपनी नावें वापस भेजी कि जाओ भाई जितने हिंदू राजा बचे हुए उनको कहां लेके आओ? अटक के इस तरफ लेके आओ। जब वो नावें इधर आई तो बीकानेर में एक राजा है कर्ण सिंह। बीकानेर का राजा कौन है? कर्ण। उसने कहा कि नहीं अपने नावों के अंदर बैठेंगे नहीं। तो अब क्या किया जाए? तो नावें तोड़ दो। तो नावें तोड़े की शुरुआत कौन करे भाई? औरंगजेब से डर लगे कि पहले विद्रोह किसने किया, तो विद्रोह की शुरुआत कौन करता है? कर्ण से। और वहां की सारी नावें तोड़ देता है। और कुल मिला के औरंगजेब को संदेश दिया गया कि हम तेरी बात मानने वाले नहीं। इसलिए वहां बाकी जितने हिंदू राजा थे उन्होंने कहा कि हम औरंगजेब को अपना बादशाह नहीं मानते, हमारा बादशाह कर्ण सिंह है। हमारा बादशाह कौन है? इसलिए वहां अटक नदी के पास खड़े होकर उन सब लोगों ने नारे लगाए, जय जंगलधर बादशाह। क्या नारे लगाए? जय जंगलधर बादशाह। हमारा बादशाह जंगल की धरती का बादशाह है। जंगल मतलब क्या था? बीकानेर। ये बीकानेर वाला राजा हमारा बादशाह, हम औरंगजेब को बादशाह मानते नहीं। मतलब औरंगजेब के खिलाफ भी हिंदू राजाओं ने जो अपना वहां पे उसके खिलाफ जो अभियान चलाया है, उसका विरोध जो किया वो कहां पर किया? अटक नदी के पास। किसके पास किया? अटक। इसलिए कर्ण सिंह को उपाधि क्या मिलती है वहां पर? जंगलधर। उसके भी 100 साल बाद में जब मुगल खत्म ही हो गए, मराठों में एक पेशवा बनता है, उसका नाम है बाजीराव बल्लाल। क्या नाम है? बाजीराव बल्लाल। और बाजीराव बल्लाल कहता है मैं मराठों का झंडा अटक से कटक तक गाड़ दूंगा। मराठों का झंडा कहां से कहां तक फहरा दूंगा? अटक से कटक। कटक पड़ता है उड़ीसा, आगे बंगाल की खाड़ी आ जाती है, बंगाल की खाड़ी के बाद तो आगे बर्मा, बांग्लादेश, बर्मा वो शुरू हो जाएंगे देश उधर से आपका। वो कहता है मैं कहां से कहां तक? अटक से कटक। इसका मतलब भारत की बाउंड्री कहां से कहां तक है? अटक से कटक। अटक कितना महत्वपूर्ण है कि दिल्ली शिवालिक अभिलेख में लिखा हुआ है कि मलेच्छों को मार मार के किसके पार भगाना है? बूंदी का राजा सुरजन कहता है कि हम अटक क्रॉस, औरंगजेब क्रॉस करवाने की करता है तो विरोध भी लोग कहां पे करते हैं? अटक। बाजीराव भी कहता है झंडा कहां से कहां तक? उसने नहीं कहा ना ईरान से बंगाल तक फहरा देंगे, वो ये भी तो कह सकता था ईरान तक चले जाएंगे, पर उसने कहा ना हमारा आर्यावर्त, हमारा भारत कहां से कहां तक है? अटक से कटक। इसलिए झंडा कहां से कहां के बीच में रह जाएगा? अटक से कटक। इसलिए भारत उस दिन पूरा होगा जब अपने को क्या मिल जाएगा? अभी अपने पास केवल कटक है, अटक अपने पास है। अटक अब किसके पास है? पाकिस्तान। जब हम अटक ले लेंगे
तब बाजीराव बल्लाल का, जंगल बादशाह कर्ण सिंह का, बूंदी के राजा सुरजन का, विग्रहराज चतुर्थ का सपना पूरा करेंगे और आर्यावर्त पूरा कंप्लीट होगा। विग्रहराज चतुर्थ कह के गया था कि मैं कहना चाहूंगा कि मेरे वंशज तुर्कों को, मल्लेच्छों को अटक क्रोसे ना करने, लेकिन वंशजों ने ध्यान है, इसलिए अपने को वापस लेना है एक बार, तब हम भारतीय होंगे, तब हम आर्यावर्त के लोग होंगे। जब क्या ले लेंगे वापस, अटक। अब ये कि मैं इस बार कोरोना के अंदर यूं बैठा बैठा एक दिन को वीडियो देख रहा था पूरा, मैं क्रिकेट वाले वीडियो देखता रहता हूं, तो उसमें कोई शोएब अख्तर का एक वीडियो है, मैंने उसको शोएब अख्तर को 5-7 वीडियो देखे होंगे, तो उसका एक वीडियो रैंडम वॉच लिस्ट में वही आने शुरू हो जाते हैं बाद, एक वीडियो है शोएब अख्तर का, शोएब अख्तर को जानते हो सर, शोएब अख्तर का रिटायरमेंट का बाद का एक वीडियो है। तो एक पाकिस्तान की एंकर है, वो उसका वो ले रही है, इंटरव्यू ले रही है, तो पूछती है कि शोएब अब जब तुम रिटायर हो गए हो आजकल क्या करते हो, तो कहता मैं बुक्स पढ़ता हूँ। बुक्स भी पढ़ते हो तुम लोग, ये तो जहीन लोगों का काम है कि भाई खिलाड़ियों का इनका क्या काम, किताबों। उसने कहा नहीं नहीं मैं बुक्स पढ़ता हूँ। तो आजकल तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो, वो कोई नाम भी लेता, किसी राइटर का नाम देता, वो बुक पढ़ रहा हूँ। अच्छा किस सब्जेक्ट की बुक है, तो वो कहता है इसमें भविष्यवाणी है। क्या इसमें प्रेडिक्शंस है, भविष्यवाणी है, किस बात की, तो इसने कहा किताब तो कोई 1000 साल पहले की लिखी हुई है और पिछले 1000 साल की सारी बातें, इसकी सारी बातें सच और हो गई। कैसे, तो कि इसके अंदर लिखा हुआ है, तब उसमें शोएब अख्तर बोलता था मुझे लगता है इसको हिस्ट्री हो रही है, वो कहता है कि इसमें उस बुक में लिखा हुआ कि एक दिन बाबर भारत पर राज कर लेगा। किया था कि नहीं किया था, तो कहती हाँ किया था। कि फिर इसके अंदर लिखा हुआ है कि बाबर के बेटे हुमायूं को शेरशाह सूरी वापस भगा देगा, तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भगा, लिखा हुआ कि नहीं लिखा, तो गति लिखा हुआ। कि फिर इसमें लिखा हुमायूं का बेटा अकबर वापस एक बार पूरे भारत पर कब्जा करेगा, उसने कहा ये भी लिखा हुआ। फिर वो कहता है छोड़ ये तो पुरानी बातें हैं, मैं नहीं बताऊं तेरे को। उस बुक में लिखा हुआ है 1947 में तकसीम होगी, तकसीम का मतलब था बंटवारा, तकसीम का मतलब, तो 1947 में क्या होगी, तक 1947 में बंटवारा, विभाजन हुआ कि नहीं हुआ, उसने कहा हुआ। किसमें आगे लिखा कि 1965 के युद्ध में पाकिस्तान जीत जाएगा, और पाकिस्तान ये मानता है कि 1965 वाला युद्ध उन्होंने जीता था। बाकायदा विक्ट्री डे मनाते हैं अपना, है ना, उस दिन विक्ट्री डे मनाते हैं। हम कहते हैं हम जीते थे, पाकिस्तान कहता है हम जीते थे, तो वो मानते हैं इसको। तो कहे कि भाई पाकिस्तान जीता कि नहीं जीता, वो कहते जीतेगा। तो वो लड़की पूछती है ओ ये तो सब बातें हो गई, वो आगे वाले में क्या लिखा है आगे, ताकि उसमें लिखा हुआ है कि एक दिन हम कश्मीर जीतेंगे, कश्मीर जीतने के बाद पूरा हिंदुस्तान जीत लेंगे। तो कहती अच्छा ये भी लिखा, पर शौक कहता है सुनो सुनो पूरी बात सुनो, पर फिर इसमें ये लिखा हुआ है कि जब हम कश्मीर जीतने के बाद पूरा हिंदुस्तान जीतेंगे, तब अटक नदी के पास 2 बार युद्ध होगा। कौन सी नदी के पास 2 बार युद्ध होगा, अटक नदी के पास। तो बोलता अटक का दरिया 2 बार खून में बह जाएगा। अटक का दरिया, दरिया मतलब नदी, अटक नदी में 2 बार खून बहेगा। खून बहेगा मतलब वहां पर क्या होगा, युद्ध। इतना ही बड़ा युद्ध होगा कि खून सारा का सारा अटक नदी में, अटक नदी का पानी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, लाल। मैंने दिमाग लगाया कि हाँ यार, यदि अटक के पास युद्ध होगा, इसका मतलब भारतीय सेना कहां तक पहुंच जाएगी, इसका मतलब पाकिस्तान पे तो कब्जा हो जाएगा अपना। तो वो जैसे ही वो शोएब अख्तर कहता है कि इसमें लिखा हुआ है कि हम पहले कश्मीर जीतेंगे, कश्मीर को जीतने के बाद पूरा हिंदुस्तान जीतेंगे, और अटक नदी के पास 2 बार युद्ध होगा, अटक का दरिया 2 बार खून में बह जाएगा। तो एंकर होती है वो कहती है आमीन, मतलब ऐसा ही हो। आमीन का मतलब क्या था, ऐसा ही। मैंने भी बैठे बैठे कहा कि आमीन। मैं खुद चाहता हूं कि वहां तक हम पहुंच जाएं, क्योंकि यदि हमारी सेना अटक तक पहुंच गई, इसका मतलब अटक तक हमारा कब्जा है भाई, तभी तो हम वहां युद्ध कर पा रहे हैं, वरना हम वहां युद्ध क्यों करेंगे। पाकिस्तान को वहां तक खदेड़ दिया, इसका मतलब हम अटक तक पहुंच गए, तो अपना सपना बहुत जल्दी सच होगा। बाजीराव बल्लाल की आत्मा ऊपर बैठ के अभी तो कलपती तड़पती होगी, लेकिन एक दिन वो राजी होगा। हम नहीं तो हमारी अगली पीढ़ी, अगली नहीं तो उससे अगली पीढ़ी, उससे नहीं तो उससे अगली पीढ़ी कहां पहुंच जाएगी। कितनी बार दरिया खून में बहेगा, है ना। उस दिन दिल्ली शिवालिक अभिलेख मुस्कुराएगा कि एक बार फिर उस दिन दिल्ली शिवालिक अभिलेख में वो लिखी हुई लाइनें बोल्ड हो जाएगी वापस, जब लिखा जाएगा कि हमने वापस से एक बार फिर पूरे अटक से कटक तक क्या कर लिया है, आर्यावर्त को पूरी तरीके से क्या करवा लिया है, आजाद करवा लिया। तो होना चाहिए ना। हाँ, और जब अटक आ जाएगा, अटक का मतलब है सिंध, अटक का मतलब क्या है, उस दिन हमारा राष्ट्रगान कंप्लीट हो जाएगा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। अब तो सिंध नाम लेते हैं, है थोड़ी, नाम तो लेते हैं सिंध का, लेकिन है लेना है, सूल की तरह धंस रहा है अंदर, है ना। तो वापस लेना है तो जल्दी अपने वापस ले लेंगे। तो उसमें 2 लिखा हुआ कि पहले कश्मीर जीतेंगे फिर हिंदुस्तान जीतेंगे, तो उल्टा होगा, पहले हम कश्मीर जीतेंगे फिर हिंदुस्तान जीतेंगे। पाकिस्तान भी हिंदुस्तान ही है, उसका नाम इन्होंने 47 में पाकिस्तान रख दिया, बाकी यही था। तो सही बोल रहा है उसके अंदर, पहले हम कश्मीर जीतेंगे, तो कश्मीर तो पीओके वाला उनके पास है,
2024 वाले चुनाव से पहले पहले मुझे लगता है आवा जाएगा। चुनाव जीतना है ना इनको, है ना, तो कांड तो होगा कुछ ना कुछ, 2-3 कांड, या तो ये पीओके वाला आएगा या उधर से दाऊद वाउद को उठाएंगे, कुछ ना कुछ तो ये, अरे ये ऊपर वाले दोनों इतने साथी आदमी है, ये पक्का ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे कि आप भाई साहब कुछ ही नहीं कर पाओगे। देख लेना आप पिछले ना 6 महीने की न्यूज पढ़ो, पहले 6 महीने की पाकिस्तान की न्यूज पढ़ो, वहां डेली कोई ना कोई आतंकवादी मारा जा रहा है, और लिखा था अज्ञात हमलावरों ने मार दिया। किसने मार दिया? मैं जैसे ही वो खबर पढ़ता हूं अज्ञात हमलावरों ने, मैं कहता थैंक यू अज्ञात हमलावरों, मैं उन अज्ञात हमलावरों को जानता हूं। वैसे अज्ञात का मतलब होता है जिसके बारे में जाना, लेकिन मैं मेरे उन भाइयों को जानता हूं जो बरसों बरसों से उस पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, पाकिस्तानी बन के बैठे हैं और वहां पर पाकिस्तानियों को मारते हैं, और उन लोगों को बाकायदा भारत सरकार ने यह कह के वहां पर भेजा है यदि तुम पकड़ लिए गए तो हम कहेंगे कि तुम्हारा और हमारा आपस में कोई लेना देना। फिर भी वो भाई, तो मुझे लगता है यार उनसे बड़ा देशभक्त पेट्रियोटिक कौन होगा जो उस दूसरे देश के अंदर जाके इस प्रकार बैठे रहते हैं। एक था टाइगर में, ये तो पता नहीं क्या क्या कहानियां दिखा देते हैं। एक था टाइगर, सच्ची कहानी है, गंगानगर के लड़के की कहानी है वो गंगानगर साइड का किसी कॉलेज के एक फंक्शन में आर्मी ऑफिसर आए हुए हैं, वहां पर रविंद्र कौशिक नाम का एक लड़का वो नाटक में रोल प्ले कर रहा है जासूस का, और उनको लगा कि यार ये लड़का एक्टिंग गजब करता है। उन्होंने उस लड़के को वहां से कहा कि तू हमारे साथ काम कर। वो पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान की आर्मी में अधिकारी बनता है, मेजर वेजर बनता है, उधर पाकिस्तान की लड़की से शादी करता है, वहां पर उसके बच्चे होते हैं और सारे इनपुट भेजता है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। फाइनली जिस दिन उस लड़के को वापस आना था कि भाई अब तुम्हारा काम समाप्त होता है, वापस आना, उस दिन वो लाहौर में पकड़ लिया गया था, गोली मार दी गई थी, पर तब तक उसने अपने पूरे काम किए। और ऐसे पाकिस्तान में पता नहीं कितने कितने हमारे लोग बैठे हुए हैं। तो मुझे तो ना अपने भारत के 2 प्रधानमंत्री कभी भले नहीं लगे, मोरारजी देसाई और इंद्र कुमार गुजराल। इन दोनों ने पाकिस्तान को बताया था कि हमारे जासूस तुम्हारे पास हैं, इसलिए पाकिस्तान अपने सारे जासूस पकड़ के मार दिए थे। और ये मूर्खता में इंदिरा गांधी ने जब बांग्लादेश बनाया था ना, मैंने दिन बांग्लादेश वाली कहानी तो बताई थी आपको, जब बांग्लादेश बनाया था ना तब इंदिरा गांधी ने बहुत ढंग से अपने जासूस फिट कर दिए थे। इंदिरा गांधी वास्तव में आयरलैंड लेडी है इस मामले के अंदर, उसने खूब सारे उधर अपने शिफ्ट किए कि एक एक न्यूज मिलनी चाहिए हमें। तो पाकिस्तान की एक एक न्यूज अपने पास आती थी, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है। तो पाकिस्तान जब 71 में हार गया था अपने से, बहुत भयंकर तरीके से हारा, और 74 तो पाकिस्तान बदला लेने की कोशिश कर रहा था, तो 74 में हमने परमाणु परीक्षण किया पहला। 74 में अपना पोखरण के अंदर बुद्धा स्माइलिंग जो बम बनाया था उसका नाम क्या रखा था हमने? बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। जिस आदमी ने पूरी जिंदगी कहा था शांति शांति शांति, उसके बर्थडे पर हमने बम फोड़ा था, और बम का नाम भी रखा था हमने बुद्धा स्माइलिंग। क्या रखा था? बुद्ध। पर हमने कहा था परमाणु शांति का हथियार है। परमाणु किसका हथियार है? यदि हमारे पास परमाणु रहेगा तो कोई भी देश हम पर आक्रमण करने की जल्दी से सोचेगा, उसको डर लगेगा यार परमाणु फांग देंगे, इसलिए परमाणु शांति लाने के लिए जरूरी है, और हम शांति के लिए इसका उपयोग करेंगे, युद्ध के लिए इसका उपयोग नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान को लगा इन्होंने परमाणु बना लिया तो अपने को भी क्या बनाना चाहिए? परमाणु। तो अभी एक मूवी आई थी उस पर कुछ वैसा दिखाया, मिशन मजनू, सिद्धार्थ मल्होत्रा बोले मिशन मजनू, वो लगभग उसी पे। तो अपने वहां जो जासूस थे उनको पता चला यार ये लोग ये बनाना चाह रहे हैं, तो कैसे पता लगाया जाए कि ये लोग ये बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो जहां पर वो परमाणु बना रहे थे उसके पास में उस शहर के अंदर अपना एक लड़का बाल काटने का काम करता है, कई साल तक बाल काटने का काम करता है। एक दिन उस जहां पर वो बना रहे थे वहां का कोई ना कोई एक बंदा वहां पर बाल कटवाने के लिए आता है, वो पता लगाता है कौन कौन बंदे यहाँ काम करते हैं, ये है, उसके बाल काटता है, फिर उसके बाल इकट्ठे करता है, फिर उनको लेबोरेटरी यहाँ इंडिया भेजता है, लेबोरेटरी में चेक करते हैं, उनमें रेडियो एक्टिव वही होंगे जहां पर परमाणु बन रहा है। हमें पता चला, हमारे प्रधानमंत्री थे मोरारजी भाई देसाई ने पाकिस्तान वालों को फोन किया और पाकिस्तान वालों ने कहा हमें पता चल गया तुम परमाणु बना रहे हो। पाकिस्तान वालों को तुम्हें क्या बताना रहे, बाल नहीं कटवाते क्या तुम लोग? उन्होंने सारे जासूस मार दिए। कई साल तक बड़ा ही हो रहा। फिर इंदिरा गांधी वापस आई, इंदिरा गांधी ने कहा वापस दौर है, अपने उधर काम करना है। इंद्र कुमार गुजराल आए, उन्होंने कहा कि हम जो है हमारे पड़ोसियों के मामलों में किसी प्रकार का फट्टा अड़ाएंगे, हम पड़ोसियों से बहुत सुख शांति से रहना चाहते हैं, हम बड़े भाई की तरह रहना चाहते हैं, और हमारे जासूस वापस बुला लिए। इसलिए 98 से लेके 2008 तक पाकिस्तान ने अपनी दुर्गति करके रख दी। जब जी में आता तब बम फोड़ देते,
आज मंदिर में फट गया, आज मस्जिद में फट गया, आज दरगाह में, आज आप बस में, आज हॉस्पिटल के अंदर। मतलब वो यूं बैठे बैठे वहां सोचते कराची कि आज कहां फोड़ दे भारत में, यार यहां बम फोड़ दे, वहां पर बम फूट जाया करता था, और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन 2008 के बाद में भारत सरकार वापस चेती, हमने वापस थोड़े थोड़े रिक्रूटमेंट करने शुरू किए। इसलिए आप पिछले 10 साल के अंदर देखेंगे बड़े हमले नहीं। वरना बीच में तो ये था कि आदमी जब घर से बाहर निकल रहा है तो पत्नी को कह के निकल रहा है, अब हम तो सफर पे निकले कर चले हम विदा जानो तन जाती, आऊंगा कि नहीं आऊंगा इसका कोई भरोसा। कि भाई आप मार्केट में गए, आप मंदिर के अंदर गए, बाहर साइकिल खड़ी है, आपने साइकिल के हाथ लगाया, फट गया। ऐसे बम बनाने शुरू कर दिए थे। अब लगभग पिछले 2008 के बाद 10-15 सालों में इतना बड़ा कोई हमला हम पर नहीं हुआ। ये इनपुट वो देता है। उधर बैठे हुए लोग एक एक बात बताते, साहब ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, सारी सारी न्यूज मिल रही है। आजकल वो अज्ञात हमलावर ढंग से लगे हुए हैं। कभी वो कनाडा में काम कर देते हैं, है ना, कभी वो पाकिस्तान के अंदर काम कर देते हैं। महान महान देशभक्त लोग। ऐसी एक मूवी और राजी, है ना। और इससे भी अच्छा कभी एक मूवी देखना आप, डी डे, डी डे। हालांकि वो पूरी काल्पनिक है, सच्चाई नाम की उसमें वैसे सीधा सीधा कुछ ही नहीं, पर वो जासूसों के बारे। इरफान खान है उसमें, इरफान खान जो एक्सपायर हो गए, इरफान खान अपने जयपुर वाले, इरफान खान का रोल है उसमें बड़ा शानदार। इरफान खान, ऋषि कपूर का बहुत शानदार रोल है उसके अंदर। तो डी डे छोटी सी मूवी है, 2 घंटे की, देखना। तो ये अटक से कटक, भारत कहां से कहां तक है। मेरे को तो कोई कहता है अपना बॉर्डर बागा है, तो बड़ा अजीब लगता है। बागा कैसे है? बागा बॉर्डर 47 में बनाया है। कब बनाया है? वरना हमारा बॉर्डर कहां से कहां तक है? अटक से कटक। ऐसा कौन सा अभिलेख कहता है अपना? डल एशिया वाले कौन सा अभिलेख कहता है? याद रह जाएगी बात। चलो, आप जयपुर वाले कहां का